गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर, जिसके अंतर्गत हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। उसमें टॉपिक हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया है और साथ ही शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। और शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है कि केंद्र की शक्तियां संघीय सूची में, राज्य की शक्तियां राज्य सूची में, और कुछ ऐसी शक्तियां रही हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास है, वो है समवर्ती सूची में। यानी कि केंद्र सूची के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें ही कानून बना सकती है। तो हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। अपनी पिछली कक्षा में जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। इसके साथ ही एक अवशेष शक्तियां भी हैं जिसमें कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों को ना दे करके वो दी गई है संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद को, जिसपे अवशेष जो विषय है उनमें कानून बनाने की जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका को, संसद को प्राप्त हुई है। तो इस तरह से सूचियों के माध्यम से जो विधायी संबंध है वो स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके बाद में है राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति। जो संसद है उसकी जो शक्तियां हैं व्यवस्थापन संबंधी वो केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत दिखाई देती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सूची कानून बनाती है, लेकिन फिर भी संसद यानी कि केंद्र जो है उनमें कानून किस तरह से बनाती है, हस्तक्षेप करती है राज्य सूची के विषयों पर। कुछ विषय ऐसे हैं राज्य सूची में जिनमें संसद को व्यवस्थापन शक्ति प्राप्त है। सामान्यतया संविधान
राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर, जो राज्य सूची का विषय है जब वो राष्ट्रीय महत्व का होता है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर जब देश का हित निर्भर करता है, देश के जो लाभ निहित होते हैं, तब संसद कानून बनाती है, क्योंकि संसद जो है वो राष्ट्रीय हित से, राष्ट्रीय महत्व के विषयों से जुड़ी हुई है। इसीलिए राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसमें ये है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि राज्यसभा जो है, आप सभी को पता है, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित होके जाते, राज्यों से मनोनीत होके वो वहां पर जाते हैं राज्यसभा में। और इसके बाद में राज्यसभा के जो सदस्य हैं, अगर वो अपने 2/3 बहुमत से ये बात स्वीकार कर ले या ये प्रस्ताव पारित कर दे या ये स्वीकृति दे दें कि ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये राष्ट्रीय महत्व का है, इससे हमारे राज्य का कोई मतलब नहीं है, ये पूरे देश के हित की बात है, तो अगर वो 2/3 बहुमत से राज्यसभा के सदस्य पारित कर देते हैं प्रस्ताव, तो फिर जो इस पर कानून बनाने की शक्ति है उस प्रस्ताव पर वो संसद को प्राप्त हो जाती है। तो राज्य सूची का जो विषय जब राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है, उस समय जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्यसभा के द्वारा संसद को दे दी जाती है। और इसकी मान्यता जो है वो केवल 1 वर्ष तक रहती है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी। इसकी अवधि समाप्त होने के उपरांत भी यह 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है। तो इस तरह से राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा, तो कानून बनाने का कार्य संसद करेगी। दूसरा इसमें है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, यदि राज्यों के जो विधानमंडल है, यदि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जो विधानमंडल है, अगर ये बात स्वीकार कर ले, प्रस्ताव पास करके कि ये जो विषय है इन पर ये राज्य सूची का विषय है और इन पर संसद के द्वारा कानून निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल ना तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और ना ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्यों के विधानमंडल यदि ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर, जो हमारे राज्य के सूची के विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है हम संसद को देते हैं, या हमारी ये
इच्छा है कि हमारे इन विषयों पर कानून जो है वो संसद बनाए, तो राज्य सूची के उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद का हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 252 के अंतर्गत लिखा गया है। इनके द्वारा संसद जो कानून बनाती है वो ना तो कभी समाप्त हो सकते हैं और ना ही उनमें संशोधन राज्यों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि कानून संसद में बनाए तो समाप्त भी संसद करेगी और संशोधन भी संसद ही करेगी। तीसरा है संकटकालीन घोषणा होने पर संकट काल की यदि घोषणा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 350 के अंतर्गत जो कानून बनाने का 250 के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास चला जाता है। संकटकालीन स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर, विधायिनी मतलब कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार जो है वो हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहते हैं। यानी कि जब संकट काल की परिस्थिति होती है तो राज्यों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास आ जाता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति समाप्त हो जाती है संकट काल की तो उसके बाद भी 6 महीने तक संसद जो है उसके द्वारा बनाए हुए कानून ही कार्य करते रहते हैं। इसके बाद चौथा है विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु जो विदेशी राज्य हैं उनसे जो संधियां हुई हैं, यानी संघ सरकार ने जो विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवी योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार जो है वो होता है। तो ये विदेशी राज्यों से जो संधियां हैं ये अनुच्छेद 253 के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि संघ सरकार, केंद्र सरकार किसी विदेशी राज्य, इसका तात्पर्य है जैसे भारत है, भारत की जो सीमाएं हैं लद्दाख से या जम्मू कश्मीर से जो है वो जुड़ती है चाइना से, नेपाल से, तो इधर श्रीलंका से जो जुड़ता है, नीचे का केरल वाला, तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वो जुड़ता है। तो ऐसी स्थिति में तो वहां की राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है यदि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है कि लद्दाख की सीमाओं को लेकर कुछ भी वहां पर निर्माण कार्य जो है वो भी केंद्र सरकार कर सकती है, कोई डिसीजन भी ले सकती है, किसी भी मुद्दे को लेकर वो कार्य कर सकती है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कोई भी कानून का जो निर्माण है वो भी केंद्र सरकार कर सकती है। तो विदेशी राज्यों से संधियों के पालन के लिए भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होती है, राज्यों की सरकारों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा किसी भी राज्य में। जब वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है, यदि राज्यों के राज्यपाल जो है, किसी भी राज्य का राज्यपाल जो कि संवैधानिक प्रमुख है राज्यों में, तो अगर वो ये लिखित में अगर देता है, ये प्रस्तावित करता है केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, कि इस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है, कि यहाँ पर जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है और वहाँ पर उस राज्य में जो कानून निर्माण की जो शक्ति है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है, यानी कि संसद के हाथ में आ जाती है। तो राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर भी सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास आ जाती है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक यंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है। अगला है कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने। छठा है कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने। वह कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ विधेयकों की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है, यानी केंद्र की जो परमिशन है वो आवश्यक होती है। केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी कुछ राज्यों के ऐसे विषय होते हैं जिसमें ये बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्था विभाग की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की जो शक्ति है वो सीमित है। जो अनुच्छेद 304 है उसके अनुसार कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखें हम, तो वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उस राज्य के बाहर वाणिज्य, व्यापार या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हो। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकृत करने के लिए संसद की या केंद्र की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है, उसका अनुमोदन यानी उसकी परमिशन आवश्यक होती है। जैसे कोई राज्य है, अगर वो दूसरे राज्य के ऊपर ये प्रतिबंध लगा रहा है कि वो हमारे राज्य के अंदर व्यापार नहीं करेगा, कोई वाणिज्य नहीं करेगा, कोई उद्योग नहीं लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की परमिशन लेना आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो कुछ विधेयक है उनकी अंतिम स्वीकृति केंद्र से भी आवश्यक होती है। तो ये वो विषय है राज्य सूची के जिन पर केंद्र की जो संसद है उन्हें व्यवस्थापन की शक्ति प्राप्त है, कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। नोट कर लीजिए आप इसे।
इन सभी विषयों के बाद भी कुछ ऐसे विषय हैं राज्य सूची के जिनके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना रही है, जबरदस्ती उनमें हस्तक्षेप कर रही है। तो वो कौन कौन से विषय हैं ये हम देखेंगे। इसमें है राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप। राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप। राज्यों द्वारा यह शिकायत की गई है हमेशा से कि केंद्रीय जो उद्योग है, जो केंद्र है, वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लेखित है। राज्यों की ये शिकायत रहती है कि राज्यों की ये शिकायत रहती है कि व्यापार केंद्र जो है वो व्यापार, उद्योग, वाणिज्य आदि विषयों पर कानून बनाता है। पर वे राज्य सूची में आते हैं। जो केंद्र है वो इन विषयों पर कानून बना रहा है, लेकिन ये जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी बात जिसमें बताया गया है, धीरे धीरे अनेक उद्योगों को एक अधिनियम है 1951 का, उसके अंतर्गत ले लिया गया। और यही नहीं, रेजर, पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योगों पर भी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। यही नहीं, कागज, जूते, माचिस, गोंद, इसके अलावा जो लगती है रेजर पत्ती, साबुन आदि उद्योगों पर भी आदि उद्योगों पर भी 1951 के अधिनियम के अनुसार केंद्र का अधिकार हो गया।
राज्यों के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के केंद्रीकरण से राज्यों का विकास अवरुद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से जो राज्य सूची के विषय हैं उनपे केंद्र सरकार भी जो है वो जबरदस्ती आधिपत्य स्थापित कर रही है, कानून निर्माण कर रही है। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। यानी कि इनके जो संविधान द्वारा है वो दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। संविधान के अनुसार संघीय संसद व राज्य विधानमंडलों के कार्यक्षेत्र अलग हैं। अलग अलग है, किंतु जो विशेष परिस्थितियां हैं उनमें विशेष स्थितियों में संघ सरकार राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। यानी कि वैसे तो दोनों के अधिकार क्षेत्र जो है वो अलग अलग हैं, राज्य सरकारों के और संघीय सरकारों के, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है वो संघीय सरकार जो है वो राज्य सरकारों के जो कार्य हैं, जो कार्य क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। नोट कर लीजिए आप इसे। यह है आपका केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप, कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर किस तरह से हस्तक्षेप कर रही है।